हेलो एवरीवन। मेरा नाम निर्मल पांडे है। वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप अपने सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी जो पढ़ाई है उसे भी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। देखते ही देखते आपके जो नोटिफिकेशन और सिलेबस आने के बाद काफ़ी टाइम अब हो चुका है। अब आपके नर्व्स भी जो है वो शांत हो चुके होंगे। साथ ही साथ आपको ये पता भी चल चुका होगा कि क्या क्या चीज़ों को आपको पढ़ना है या मेजर फोकस में रखना चाहिए और किन किन चीज़ों को आप लाइटली पढ़ के भी उन्हें टैकल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो सीरीज है उसको आज आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में हाइड्रोलॉजी का पहला पार्ट देखा था। आज जो है हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। जो इन वीडियोस में मैं बताता हूँ जो मेजर टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। और हम इस वीडियो सीरीज में ये भी बताते हैं कि कहाँ आपसे गलती हो सकती है और कैसे आपको प्रिपेयर करनी चाहिए इस सब्जेक्ट को, ताकि आप इस जेई वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो पिछले वीडियो में हमने 5 इंडेक्स तक का डिस्कशन किया था। अब हम देखते हैं कि स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में हमको क्या देखना है। देखिए, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में सबसे पहले तो आपको स्टेज को कैसे मेजर करते हैं ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना है स्टेज होता क्या है। स्टेज मेजरमेंट में दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप मैनुअल गॉज या जिसे हम नॉन रिकॉर्डिंग गॉज कहते हैं उससे आप कर सकते हैं, या फिर आप ऑटोमेटिक गॉज से कर सकते हैं। मैनुअल गॉज में भी आते हैं आपके स्टाफ गॉज, वायर गॉज। ऑटोमेटिक गॉज में आते हैं फ्लोट टाइप गॉज, बबल गॉज। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस आप देख लीजिए कि किस प्रिंसिपल पे ये स्टेज का हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं या कैसे निकल पा रहा है, बस इतना आप जान लीजिए, बाकी ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो मेजर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है करंट मीटर्स। करंट मीटर्स में भी दो टाइप के आते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटर्स और वर्टिकल एक्सिस मीटर। इन दोनों के छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप थोड़ा सा याद रखिए। करंट मीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये देख लीजिए कि जो रोटेटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो किस एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहे हैं, वो हम प्रोपोर्शनल करते हैं हमारे वेलोसिटी से, और उस हिसाब से हम वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम को फाइंड आउट करते हैं। उसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से एक इक्वेशन निकलता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू एन एस प्लस बी। उसमें ए और बी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। उसका न्यूमेरिकल भी एक आ सकता है। अगर आपको कांस्टेंट दे दिए जाएं, रेवोल्यूशंस दे दिए जाएं, तो वो इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, वो एक छोटा सा टॉपिक है पिग्मी मीटर के बारे में, वो भी पढ़ लीजिएगा। स्मॉल वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम पिग्मी मीटर यूज करते हैं, और उसमें जो कप डायमीटर होती है, जो रोटेटिंग एलिमेंट का कप डायमीटर होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड से और कहाँ कहाँ पे हम वेलोसिटी निकालते हैं। जैसे 1 पॉइंट मेथड है तो हम किस डेप्थ पे निकाल रहे हैं, 0.6 डी पे निकाल रहे हैं। अगर 2 पॉइंट मेथड है तो हम एवरेज लेते हैं 0.2 डी और 0.8 डी का। अगर 3 पॉइंट मेथड है तो हम 0.2 डी, 0.6 डी और 0.8 डी तीनों को यूज करके करते हैं। तो उसमें हम डबल वेटेज देते हैं 0.6 डी को, और सिंगल वेटेज देते हैं हम 0.2 डी और 0.8 डी को। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। साउंडिंग वेट्स क्या होते हैं, हल्का सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान लीजिए। इसके अलावा वेलोसिटी को फाइंड करने का एक और तरीका है, एक्यूरेट नहीं है, फ्लोट मेथड। फ्लोट मेथड से भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिंपल रिलेशनशिप है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप वेलोसिटी निकलता है उसमें। उसके बाद है डिस्चार्ज मेजरमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। उसमें आपका एरिया वेलोसिटी मेथड, मूविंग कोट मेथड, डाइल्यूशन टेक्निक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड और अल्ट्रासोनिक मेथड। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एरिया वेलोसिटी मेथड। एरिया वेलोसिटी मेथड के आपके न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं और ये सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, पहले आप इसका प्रिंसिपल देख लीजिए कि किस तरीके से आपका डिस्चार्ज निकल रहा है। उसके बाद जब हम इसमें क्या करते हैं, हम सब सेक्शंस में बांटते हैं अपने क्रॉस सेक्शन को। जो रिवर क्रॉस सेक्शन है उसको हम स्मॉल स्मॉल सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। अब उन सब सेक्शंस में क्या क्या आप प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, जैसे सब सेक्शन का जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए, डिस्चार्ज ईच सब सेक्शन में कितना कितना होना चाहिए, डिफरेंस इन वेलोसिटी जो है पर्टिकुलर एडजेसेंट सब सेक्शंस में वो कितने होने चाहिए, ताकि वो सब सेक्शन को आप यूज कर सकें। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इको डेप्थ क्या होता है, हम वहां पे डेप्थ को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इको डेप्थ। उसे हम इलेक्ट्रो एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। मतलब ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वही पूछा जा सकता है, इसमें न्यूमेरिकल तो पूछेगा नहीं, लेकिन अलग से मेंशन्ड है आपके सिलेबस में तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मूविंग कोट मेथड है। मूविंग कोट मेथड का बस थोड़ा सा प्रिंसिपल देख लीजिए, सफिशिएंट है। उसके बाद डाइल्यूशन टेक्निक है, थोड़ा सा प्रिंसिपल बस,
डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि अलग से मेंशन नहीं किया है। बस आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूशन टेक्निक हम किस लिए यूज कर रहे हैं, डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, बस इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड, इसके बस थोड़े थोड़े जो बेसिक्स हैं इतना आप जान लीजिए, बाकी सब सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट, इसमें दो आता है, एक है फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर्स और दूसरा है स्लोप एरिया मेथड। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि स्लोप एरिया मेथड हम किस लिए यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्चार्ज के लिए है। अगर मेंशन्ड नहीं है सिलेबस में कोई टॉपिक तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जाने ही नहीं कि वो टॉपिक किस लिए है। आप डिटेल में मत जाइए, लेकिन एटलीस्ट उसका नाम पता होना चाहिए और वो किस लिए यूज हो रहा है ये पता होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन भी है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, रोवर्स इक्वेशन या मेयर्स इक्वेशन किस लिए यूज होता है, बस इतना तो पता होना चाहिए। आप डिटेल में मत जाइए, आप उसका इक्वेशन मत पढ़िए, लेकिन वो किस लिए यूज हो रहा है ये पता होना चाहिए। फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा देख लीजिएगा कि वियर और फ्लूम से हम कैसे डिस्चार्ज अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप एरिया मेथड भी जो है बहुत क्लमजी मेथड है, उसमें ट्रायल एंड एरर अप्रोच से हम मैनिंग्स फार्मूला का यूज करके डिस्चार्ज निकालते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं जानना। ये तो हो गया आपका स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। हाँ, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप। डिस्चार्ज और स्टेज का जो रिलेशनशिप है जिससे हम स्टेज के हिसाब से अपना डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, उसे हम स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप कहते हैं। इस कर्व को हम रेटिंग कर्व भी कहते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट है आपको पता होना चाहिए। इसमें एक और चीज आता है परमानेंट कंट्रोल और शिफ्टिंग कंट्रोल। परमानेंट कंट्रोल वो है अगर आपका ये कांस्टेंट है, स्टेज के हिसाब से जो डिस्चार्ज का जो रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट है, तो वो आपका परमानेंट कंट्रोल में आएगा। और अगर वो वेरिंग है, वो चेंज हो रहा है, तो वो फिर शिफ्टिंग कंट्रोल में आएगा। ये आपका स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट हो गया। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट की बात है आपका सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी, मतलब मैं रन ऑफ की बात कर रहा हूँ। रन ऑफ किन किन पार्ट से बन रहा है, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन से बन रहा है, सरफेस रन ऑफ से बन रहा है, इंटरफ्लो से बन रहा है और ग्राउंड वाटर फ्लो से बन रहा है। ये चारों जो पॉइंट्स हैं इनको आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी स्ट्रीम में डायरेक्ट रेनफॉल हो रहा है तो डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन हो गया। सरफेस रन ऑफ क्या हुआ, आपके कैचमेंट में जो स्ट्रीम के थ्रू आपके आउटलेट तक पहुंच रहे हैं वो आपका हो गया सरफेस रन ऑफ। इंटरफ्लो क्या हुआ, उसमें भी दो आते हैं, एक होता है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो और एक होता है डिलेड इंटरफ्लो। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो इंस्टेंटेनियसली जो है कंट्रीब्यूट करता है और डिलेड इंटरफ्लो कुछ समय बाद, काफी समय बाद जो है वो कंट्रीब्यूट करता है रन ऑफ को। और एक है आपका ग्राउंड वाटर फ्लो जो सीप कर जाता है और ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, आगे जाकर फिर वो कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बेस फ्लो क्या है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंसेप्चुअल बेसिस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन फैक्टर्स में रन ऑफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ये फैक्टर में ये किया जाए तो रन ऑफ बढ़ेगा कि कम होगा। जैसे टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल है कि रेनफॉल है। अगर रेन है तो डायरेक्ट आपको रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा, स्नो है तो थोड़ा टाइम लेगा। रेनफॉल इंटेंसिटी, अगर आपका रेन का इंटेंसिटी ज्यादा है तो रन ऑफ ज्यादा होगा। रेनफॉल ड्यूरेशन, अगर लंबा है आपका रेन और इंटेंसिटी कम है तो रन ऑफ कम हो जाएगा, है ना। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे रेनफॉल हो रहा है, यूनिफॉर्म है कि कोई पर्टिकुलर जगह में हो रहा है, उस पर जो बेस्ड है। उसके बाद आपका कैचमेंट फैक्टर्स, कैचमेंट मतलब आपका जो कैचमेंट है उनके जो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है आपका रन ऑफ, उस पे बेस्ड। जैसे स्लोप, अगर आपका स्टीप स्लोप है तो रन ऑफ ज्यादा होगा। वेजिटेशन, अगर आपका वेजिटेशन ज्यादा है तो क्या होगा, रन ऑफ आपका कम हो जाएगा क्योंकि आपका फ्लो जो है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और आपका इंटरसेप्शन बढ़ जाएगा। इंटरसेप्शन कर रहे हैं आपका इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन जब बढ़ गया तो आपका रन ऑफ कम हो जाएगा। उसके बाद जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब रॉक स्ट्रक्चर या सॉइल टाइप। अगर आपका सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो आपका रन ऑफ कम होगा। वही अगर क्ले की बात करें तो इन्फिल्ट्रेशन उसमें कंपेरेटिवली कम है तो उसमें रन ऑफ ज्यादा होगा। ड्रेनेज नेटवर्क, अगर आपका ड्रेनेज नेटवर्क काफी अच्छा है तो रन ऑफ ज्यादा होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। ड्रेनेज अगर कम है, स्ट्रीम लाइन कम है, वहां पे स्ट्रीम्स कम है, तो क्या होगा उसमें, फिर आपका रन ऑफ कम हो जाएगा। साइज ऑफ द कैचमेंट पे भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ द कैचमेंट पे भी डिपेंड करता है। इस शेप ऑफ द कैचमेंट में दो चीजें हैं, एक है फॉर्म फैक्टर, एक है कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। फॉर्म फैक्टर रेशियो होता है एवरेज विड्थ टू एवरेज लेंथ का, और कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट होता है पेरीमीटर टू सर्कमफ्रेंस ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्कल का। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है, देख लीजिएगा, हो सकता है इससे आप न्यूमेरिकल भी बन जाए। स्ट्रीम डेंसिटी क्या होता है पता होना चाहिए, नंबर ऑफ स्ट्रीम और कैचमेंट एरिया का जो रेशियो है वो स्ट्रीम डेंसिटी है। जितना अच्छा आपका स्ट्रीम डेंसिटी होगी उतना अच्छा आपका रन ऑफ होगा। नेक्स्ट टाइम ऑफ कंसंट्रेशन,
टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपका फारदेस्ट पॉइंट से जो वाटर, फारदेस्ट पॉइंट कैचमेंट का, वहां पे अगर बारिश हो रही है तो कितना समय वो ले रहा है आउटलेट तक पहुंचने के लिए, वो होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। और एक्सियल लेंथ क्या होता है, जब हम फॉर्म फैक्टर मैंने बता रहा था तो उसका रेशियो होता है एवरेज विड्थ टू एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ होता है वो डिस्टेंस फारदेस्ट पॉइंट से लेकर आपके आउटलेट तक का। नेक्स्ट आइसोक्रोन क्या होता है, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टाइम ऑफ फ्लो। आपके कैचमेंट में एक अगर आप लाइन ड्रॉ कर लें, उस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो अगर इक्वल टाइम ले रहा है आउटलेट तक पहुंचने के लिए, तो वो लाइन जो है उसे हम कहते हैं आइसोक्रोन। नेक्स्ट रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर का, मतलब कौन कौन से टाइप के रिवर है, पेरिनियल रिवर है, इंटरमिटेंट है और एपिमेरल है। पेरिनियल क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर वो फ्लो कर रहा है, मतलब समर सीजन में भी वो फ्लो कर रहा है, वो है आपका पेरिनियल। इंटरमीडिएट क्या होता है, सिर्फ सॉरी इंटरमीडिएट क्या होता है, इसमें सिर्फ आपके रेन जब हो रही है या रेनी सीजन में ही ये कंट्रीब्यूट करेगा। और एफीमेरल क्या होता है, ये स्टॉर्म पे बेस्ड होता है, जब स्टॉर्म आया या हैवी रेनफॉल हुआ तब ये रिवर बह रहा है, बाकी टाइम नहीं बहेगा। हो सकता है समर सीजन में भी कभी अगर ज्यादा बारिश हुई तो थोड़ी देर के लिए बह जाएगा, रेनी सीजन में भी जब ज्यादा बारिश हुई तो एफीमेरल रिवर रहेगा, लेकिन ऐसा कंटिन्यूअस वाला चीज एफीमेरल में नहीं है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए ईल्ड क्या होता है। ईल्ड के दो तीन डेफिनेशन है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि इनमें से क्या सही है। नेक्स्ट इसमें आपको जो पढ़ना है वो है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच में ग्राफ होता है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसे हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। हाइड्रोग्राफ का छोटा छोटा चीज आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। हाइड्रोग्राफ में आपको फॉलिंग लिम, राइजिंग लिम, क्रेस्ट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स और उसके बाद आपका डायरेक्ट रन ऑफ वाला जो एरिया है, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। आपका राइजिंग लिम है तो राइजिंग लिम किस पे डिपेंड करता है, स्टॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मतलब बारिश जो हो रही है उस पे डिपेंड करता है। फॉलिंग लिम बारिश पे डिपेंड नहीं करती है, वो कैचमेंट पे डिपेंड करती है कि कैचमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे डिपेंड करता है आपका फॉलिंग लिम। राइजिंग लिम डिपेंड करता है आपके स्टॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में। इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। क्रेस्ट क्या होता है, आपको उससे पीक रन ऑफ मिलता है। हाइड्रोग्राफ क्यों यूज करते हैं ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोग्राफ का मेन उद्देश्य क्या है यूज करने का। नेक्स्ट बेस पीरियड क्या होता है, टाइम ऑफ द पीक क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ। इसमें दो फैक्टर्स हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर और आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स। फिजियोग्राफिक फैक्टर में आता है बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा बेसिन का शेप, मतलब कैचमेंट की बात कर रहे हैं, बेसिन का शेप हो गया, साइज हो गया, स्लोप हो गया, नेचर ऑफ द ग्राउंड हो गया, ड्रेनेज हो गया, उसका एलिवेशन हो गया। उसमें आएगा इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन में क्या क्या आ जाता है, लैंड किस टाइप से है, वहां पे वेजिटेशन कैसा है, और चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे कैसे हैं, चैनल मतलब आपका वहाँ रफनेस कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, क्लाइमेटिक फैक्टर है कि इवापो ट्रांसपिरेशन कैसा हो रहा है, वहां पे स्टॉर्म जो आ रहा है उसका इंटेंसिटी कितना है, ड्यूरेशन कितना है और क्वांटिटी कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब आपको राइजिंग लिंक और फॉलिंग लिंक का मैंने बताया कि राइजिंग लिंक डिपेंड करता है किस पे, स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कौन सा वाला पार्ट आएगा उसमें, राइजिंग लिंक में क्लाइमेटिक फैक्टर आएगा, इस तरीके से भी घुमा सकता है। और फॉलिंग लिंक किस पे डिपेंड करता है, कैचमेंट पे, तो मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा, मतलब वो फिजियोग्राफिक फैक्टर पे डिपेंड करेगा, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट और किन फैक्टर्स पे आपका शेप ऑफ द हाइड्रोग्राफ डिपेंड करेगा। शेप ऑफ द हाइड्रोग्राफ डिपेंड करेगा कि आपका कैचमेंट का शेप कैसा है, उस पे उसका साइज कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, अगर स्टीप स्लोप है तो आपका हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा, माइल्ड है तो कैसा बनेगा। साइज की बात करें कि अगर मतलब फैन शेप है या वो आपका लीफ शेप है, उस पे कैसा हाइड्रोग्राफ बनेगा। नेक्स्ट लैंड यूज कैसा है, वहां पे वेजिटेशन अगर है तो हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा, उसका पीक पहले आएगा कि बाद में आएगा, उसका जो बेस जो है बेस टाइम वो ज्यादा होगा कि कम होगा, उस पे ड्रेनेज डेंसिटी, अगर ड्रेनेज डेंसिटी वहां की अच्छी है तो पीक जल्दी आएगा, बेस पीरियड कम होगी उसकी। बेस पीरियड मतलब जो टाइम ऑफ दी पीक है वो भी कम होगा और टोटल बेस पीरियड ऑफ द हाइड्रोग्राफ है वो भी कम होगा। और अगर वेजिटेशन है तो रन ऑफ का जो पीक है वो बाद में आएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा और उसका जो बेस पीरियड है वो भी ज्यादा होगा, और टाइम ऑफ द पीक भी जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि वो बाद में आएगा। क्लाइमेटिक फैक्टर, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी अगर आपकी ज्यादा है तो पीक आपका जल्दी आएगा, पीक का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा
और वही अगर आपका इंटेंसिटी कम है तो पीक बाद में आएगा, उसका बेस स्प्रेड ज़्यादा होगा। रेनफॉल ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ द रेनफॉल पे भी डिपेंड करेगा, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा कि कैचमेंट के कौन से भाग में जो है बारिश हो रही है। अगर आपके आउटलेट वाले तरफ की बारिश हो रही है तो रन ऑफ जल्दी आएगा, रन ऑफ अगर जल्दी पहुंच रहा है तो आपका फिर हाइड्रोग्राफ कैसे बनेगा, वहां पे पीक जल्दी आएगा। कंपोनेंट जो है राइजिंग लिम, रिसेशन लिम, क्रेस्ट, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बेस फ्लो सेपरेशन क्या होता है, जब आप फ्लड हाइड्रोग्राफ से बेस फ्लो को माइनस करते हैं तो आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलता है, ये पता होना चाहिए। इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, इफेक्टिव रेनफॉल कैसे निकलता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का जो वॉल्यूम है उससे अगर आप एरिया ऑफ द कैचमेंट को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा इफेक्टिव रेनफॉल। रन ऑफ डेप्थ कैसे मिलेगा, आपका टोटल रन ऑफ से जब आप बेस फ्लो को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे आपके एरिया ऑफ द कैचमेंट से तो आपको रन ऑफ डेप्थ मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन आता है, ट्राइंगुलर आपको हाइड्रोग्राफ दे देगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, इफेक्टिव रेनफॉल इनटू, मतलब इफेक्टिव रेनफॉल को जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिलना चाहिए। अब वो वॉल्यूम को किससे आप इक्वेट करेंगे, आपके हाइड्रोग्राफ के एरिया से। हाइड्रोग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, वॉल्यूम देगा। एक साइड मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, एक साइड टाइम होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वहां का वॉल्यूम आएगा। उसको आप लोग इक्वेट कीजिए किससे, इफेक्टिव रेनफॉल इनटू एरिया से। ये वाला चीज जब आप फॉलो करेंगे तो आपको इसमें तीन चार चीजें पूछ सकती हैं। आपको पूछ सकता है इफेक्टिव रेनफॉल कितना है सेंटीमीटर में बताइए, पहला चीज। दूसरा चीज पूछ सकता है एरिया ऑफ द कैचमेंट निकालिए, जब आपका इफेक्टिव रेनफॉल दिया गया होगा आपको हाइड्रोग्राफ दिया गया होगा। या फिर आपको बोलेगा कि इफेक्टिव रेनफॉल दिया है, एरिया दिया है, पीक निकालिए, अगर ट्राइंगुलर हाइड्रोग्राफ है तो। या फिर चौथा चीज आ सकता है, ये तीन दिया होगा और आपको बोलेगा बेस निकालिए, बेस पीरियड निकालिए अपने स्टॉर्म का या फिर आपका हाइड्रोग्राफ का। ये चार चीज आपको पूछ सकता है। तो इसमें सिंपली फॉर्मूला यूज होता है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। एरिया ऑफ द कैचमेंट, यूनिट का आपको ख्याल रखना है। एरिया ऑफ द कैचमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इफेक्टिव रेनफॉल से तो आपको मिलेगा वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को आपको इक्वेट करना है हाइड्रोग्राफ के वॉल्यूम से। हाइड्रोग्राफ का वॉल्यूम कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ द हाइड्रोग्राफ से। एरिया ऑफ द हाइड्रोग्राफ मतलब अगर ट्राइंगुलर है तो उसका फॉर्मूला लगा के आप डिस्चार्ज इनटू टाइम कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल को एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसका न्यूमेरिकल। आप किए भी होंगे अपने बीटेक में, लेकिन बहुत टाइम से आप जेईई का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका हाइड्रोग्राफ छूटा हुआ होगा, तो एक बार इसको आप देखेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किन्होंने इसे इन्वेंट किया था या किन्होंने सबसे पहले इसे यूज किया था, शर्मन ने। ठीक है, मिस्टर एल के शर्मन। यूनिट हाइड्रोग्राफ का डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें फंसा सकता है। क्योंकि ये कैसे डिफाइन करता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर का डेप्थ, ठीक है, या फिर रेनफॉल एक्सेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके बेसिन में, यूनिफॉर्म रेट में होगा और एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए होगा। 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो वहां पे क्या हुआ, स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, यूनिफॉर्म डेप्थ, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म डेप्थ कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर का डेप्थ, यूनिफॉर्म रेट और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आपके बेसिन में। ठीक है, उसके बाद दो एजम्पशन है, टाइम इनवेरियंस और लीनियर रेस्पॉन्स। टाइम इनवेरियंस क्या होता है, लीनियर रेस्पॉन्स क्या होता है, अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद जो फॉर्मूला पे बेस्ड मैंने बताया था आपको, वही फॉर्मूला पे बेस्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको बोलेगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का पीक अगर 40 है, 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड, आपको बोलेगा कि वहां पे रेनफॉल एक्सेस जो है 4 सेंटीमीटर का है, तो बताइए कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो पीक है वो कितना होगा। आपको पता है यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब 1 सेंटीमीटर है, अगर 4 सेंटीमीटर में 40 आ रहा है तो 40/4 कितना हो गया, 10 आ गया, तो आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ में 10 का पीक आएगा। और ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, आपका लीनियर रेस्पॉन्स पे, क्योंकि हमारा दो प्रिंसिपल था वहां पे, टाइम इनवेरियंस और लीनियर रेस्पॉन्स। ये लीनियरली वेरी करता है, 4 सेंटीमीटर है तो 4 गुना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर है तो 1 गुना हो जाएगा उसका। तो यूनिट में क्या होता है, वो 1 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो है 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यूनिट मतलब क्या होता है, 1। इसके बाद आप थोड़ा बहुत इसके न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। हाँ, यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए कि दो मेथड है, एक है मेथड ऑफ सुपरपोजिशन और एक है एस कर्व मेथड। तो एस कर्व क्या होता है आप जान लीजिएगा, यूनिट सुपरपोजिशन का जो मेथड है थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें बस यही आएगा, आपको बोलेगा चांस कम है आने का, लेकिन अगर करेगा तो एक 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दे देगा और बोलेगा कि 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ बताइए।
या फिर बोलेगा कि 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पी कितना है, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पी कितना आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे जो एक स्टेप में बन सकता है या मैक्सिमम 1.5 या 2 स्टेप, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे आप उनको भी जस्टिफाई करना होता है कि ज्यादा समय ना लगे। तो उन्हीं चीजों को देखिएगा जो सही में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जबरदस्ती की चीजें मत देखिएगा। नेक्स्ट इसमें आप एस कर्व का डेफिनेशन जो है वो पढ़ लीजिएगा। एस कर्व जो है उसका इंटेंसिटी कितना होता है, 1/d होता है। अगर आप 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का बात करें तो उसमें जो d है 2 घंटा है, तो इसका इंटेंसिटी होगा 1/2 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। फ्लड हाइड्रोग्राफ में यूज होगा, फ्लड फोरकास्टिंग में यूज होगा, फ्लड से रिलेटेड जहां जहां पे चीजें आएंगी आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज होगा। लिमिटेशंस क्या है, जो डेफिनेशन है वहीं पे लिमिटेशन भी छुपा हुआ है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जबरदस्ती आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्मली हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। उसके बाद एकदम कांस्टेंट इंटेंसिटी कहां से लाएंगे, हमेशा कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। उसके बाद यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है सिर्फ 2 किलोमीटर स्क्वायर से 5000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में ही यूज किया जा सकता है, जो एरिया है। अगर 2 से कम है या 5000 से ज्यादा है तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये छोटा मोटा चीज है, इसको देख लीजिएगा। इतना आपके हाइड्रोलॉजी के लिए काफी रहेगा, क्योंकि इतना ही टॉपिक दिया हुआ है, पूरा हाइड्रोलॉजी नहीं दिया हुआ है, आपको फ्लड के बारे में नहीं दिया गया है। तो जो सिलेबस में है उस पे ही वर्क कीजिए, ज्यादा चीजों को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जो चीजें गिवन है उसको अच्छे से कीजिए बस, इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोर्शन बहुत वाइड है, वाइड स्प्रेड है। टॉपिक आएंगे सिलेबस से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा, और इजी भी आएगा। इजी टू मॉडरेट रहेगा आपका पेपर, हार्ड पेपर नहीं आएगा, क्योंकि नॉन टेक भी पूछना है। नॉन टेक भी जो है बहुत सारा वाइड दिया हुआ है, उसको भी आपको देखना है। करंट का चीज पढ़ना है, थोड़ा बहुत जीएस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, और आपका वर्क रिलेटेड भी पढ़ना है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट आपके बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कोशिश कीजिए कि जो सिलेबस है बस उसी पे वर्क कीजिए। मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि ये पढ़ूं कि नहीं, ये पढ़ूं कि नहीं। बस सिलेबस को देखिए और पढ़िए, क्यों ज्यादा पढ़ना है मुझे बताइए। और पढ़ना ही है तो नॉलेज है, आप गेन कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आप बस सिलेबस पे ही वर्क कीजिए, ज्यादा नहीं। और बहुत सारे पूछते हैं कि नए सिलेबस के हिसाब से टेस्ट अपलोड होंगे क्या। हाँ बिल्कुल, नए सिलेबस के हिसाब से ही टेस्ट अपलोड होंगे। अभी 3 टेस्ट जो अपलोड हुए हैं वो पुराने सिलेबस के हिसाब से थे। अभी जो नए अपलोड होंगे 9, वो पूरे नए सिलेबस के हिसाब से होंगे। थोड़ा सा समय हमको लग रहा है, क्योंकि हमको पूरा क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है, थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन आपके एग्जाम से 4-5 दिन पहले तक बाकी 9 भी अपलोड हो जाएंगे, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। और बाकी आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। हम कोशिश करते ही हैं जितना हो सकता है अपने एंड से कि आपके लिए हम जितना हेल्प हो सके हम करें। बाकी ठीक है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, और आशा करते हैं आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।